बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। शदीद गर्मी है पूरे मुल्क में, बल्कि कलोरकोट में तो पारा 51 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुँचा है। पंजाब के मैदानी इलाकों में और सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पारा 44, 45, 46, 47 डिग्री तक पहुँचा है। इस बीच मुल्क भर में लोड शेडिंग की शिकायत है। अचानक लोड शेडिंग क्यों हुई, वजह क्या बनी, शॉर्टफॉल कितना है, क्या मालूमात हम अब तक रखेंगे। लेकिन ये जो लोड शेडिंग और शदीद गर्मी वाला मामला है उस पर बात करने से पहले ताज़ा खबर शामी साहब ये मिली इस्लामाबाद से कि वाजिद ज़िया साहब, जो कि पनामा JAT के हेड भी रहे हैं, वो हीरे सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब के बकौल उनके रिमार्क्स दिए थे उनकी अच्छी परफॉर्मेंस के ऊपर। हीरे वाजिद ज़िया साहब क्योंकि FIA के DG थे, उनको आज पता चला कि कैबिनेट ने मंजूरी दे दी कि उनको ओहदे से हटा दिया गया है। उनकी जगह जो IG KP के रह चुके हैं सनाउल्लाह अब्बासी साहब, वो DG FIA होंगे। तो ये बड़ी अहम खबर है। हालांकि वाजिद ज़िया साहब का जो टेन्योर है मैंने चेक किया है वो नहीं सर, मार्च 2022, अभी 7-8 माह मेरे ख्याल हैं, करीब हो गए ना। हाँ, तो नेशनल पुलिस ब्यूरो में उन्हें भेजा गया। रिटायरमेंट से पहले जबकि टेन्योर पूरा नहीं हुआ, पहले मेमन साहब जो थे, बशीर मेमन साहब की जगह ये है, उनको बड़ी इज्जत अफजाई करके उनको निकाला गया और यानी रिटायरमेंट से पहले उनको OST बना दिया गया। और अब ये रिटायरमेंट से चंद माह पहले यानी उनकी अभी पोस्टिंग जो है, टेन्योर पोस्टिंग अगर आप कहें तो मुकम्मल नहीं है टेन्योर उनका, तो उनको हटा दिया गया। तो जाहिर है कि नाज़क मजाज शाह ताबे सुखन दारत, पता नहीं अब ये तो कोई ऐसी बात तो जरूर हुई होगी ना जो गरां गुजरी होगी, या फिर हो सकता है ये मामूल के तकर्रुर तो बात नहीं है। अच्छा, ये मामूल नहीं है। मामूल तो ये है कि अब टेन्योर पूरा करे। हो सकता है वाजिद ज़िया साहब की परफॉर्मेंस पसंद नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। अच्छा चलिए, खान साहब जिस पे मुसलसल एहतजाज करते थे और कहते थे कि जो सरकारी अफसर हैं, जो IG पुलिस है और ये इस तरह के बड़े ओहदेदार हैं, मनसबदार हैं, इनकी टेन्योर पूरा नहीं करने दिया जाता। बिल्कुल ठीक। लेकिन अब तो धड़ाधड़ तबादले होते हैं और ये जो बेचारे वाजिद ज़िया हैं, ये तो बड़ी हाई होप्स होंगी इनकी मौजूदा हुकूमत के साथ। तो ये जनाब खबर घुमन साहब से जान लेते हैं, ब्यूरो चीफ हैं, दुनिया न्यूज़ इस्लामाबाद के तजिया निगार भी हैं, मामला पर नज़र रखते हैं, सरकार पूछते हैं। घुमन साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। घुमन साहब जल्दी बता दें ये क्या गुजरी इन बेचारे वाजिद ज़िया साहब पर, ये बिजली क्यों गिर गई? थोड़ी देर पहले बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब से भी बात हुई है और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर भी जो हमारे ज़राए हैं उनसे भी बात हुई है। उनका तो ये कहना है और दावा है कि ये एक रूटीन की पोस्टिंग है और इसलिए भी वो कह रहे हैं कि रूटीन की है कि उनको नेशनल ब्यूरो, पुलिस ब्यूरो का हेड बनाया गया है। वो तो खुटेला है ना, इम्पोर्टेंट पोजीशन है। और चूंकि टुवर्ड्स द रिटायरमेंट, आपको पता है कि रावलपिंडी के अंदर भी जब जनरल रिटायर होने की तरफ जाते हैं तो आखिरी 8-10 महीने कोई OPF चला जाता है, कोई NDU चला जाता है, कोई इस तरह। तो बकौल जो हुकूमती ज़राए के प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ इंटरव्यूज किए हैं और चूंकि इनकी रिटायरमेंट आने वाली है तो उन्होंने एक रूटीन का मामला है। अभी तक खबर इस हवाले से इस्लामाबाद में गुमन साहब, आप इतने सीनियर जनाब अखबार नवीस हैं, आपकी हालात पे बड़ी गहरी नज़र है। एक तो आप फौज के जो पोस्टिंग है, ट्रांसफ़र, उसको मिला रहे हैं पुलिस वालों के साथ और FIA के साथ। वहाँ तो एक काम अपने लगे बंदे ज़ाब्ते से होता है, तरीक़े से होता है, और फ़ौज के पास ख़ुद वो कंट्रोल है। और यहाँ तो वफाकी हुकूमत जो है उसके पास लगाम होती है और एक शख्स जो है चंद माह बाद रिटायर होने वाला हो तो उसके साथ इस तरह का सलूक नहीं होता आम तौर पर। इसकी कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी। जब भी आपको ये इत्तला मिल जाए, आपकी नज़र उस तक पहुँच जाए तो हमें ज़रूर बता दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। सुन लेते हैं जामी साहब, देखें ये तो आपका इस पे एक असेसमेंट हो सकती है, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ कि जो हमारी जिन जराए से बात हुई है, ठीक है, किसी जगह के हमें भी कोई किसी साजिश की कोई साजिश या बदबू हरगिज कहीं साजिश का मामला नहीं है कि किसी वजह से लाइक नाखुशी हुई हो। याद होगा आपको जब इनको लगाया गया था तब ये एक मीडिया पे आया था कि जी पनामा की वजह से उनको जो है वो तो अपनी जगह है ना, उनको उनके लिए पोस्टिंग दी गई है उसके बदले में। तो ये सर बातें तो होती हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑन ग्राउंड जो सूरत हाल है, वो कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि जो जिम्मेदार हल्के हैं ना वो उससे मामूल का तकर्रुर करार दे रहे हैं। ठीक है, ये तज्जिया कर रहे हैं। घुमन साहब खबर नहीं दे रहे, उस तक पहुंच नहीं पाए क्योंकि ये एक गैर मामूली ट्रांसफर है।
अब इसकी वजह क्या हुई है, कौन नाराज हुआ है, किस बात पर हुआ है, ये आ जाएगी। शहजाद अकबर साहब सुना नाराज हो गए हो, ये भी हो सकता है। गुमर साहब कुछ कह रहे हैं सर, कहिए। मैं आप सर आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि मैंने तो सोर्स भी कोट किया, मेरी बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब से बात हुई है। उन्होंने बताया कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद इंटरव्यूज किए हैं, और दूसरी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर भी जो हमारे जराए हैं उन्होंने कहा कि बिल्कुल रूटीन का मामला है। बिल्कुल, जब हमारे पास शामी साहब खबर आती है तो हम खबर हरगिज नहीं रोकते। नहीं घुमन साहब तो फौरी ब्रेक भी करते हैं। बात दुरुस्त है, ये बड़ी खबर है कि कोई खबर नहीं है, ये भी खबर है वैसे, ये भी खबर। बहुत मेहरबानी, चलिए जी घुमन साहब बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, आ जाते हैं शदीद गर्मी, लोड शेडिंग। अब देखिए कुलोर कोट में आज 51 डिग्री, नूरपुर था लटक में 47, सरगोदा 46, भक्कर 46, और रावलपिंडी इस्लामाबाद में 44.5, लाहौर में भी 43, फील लाइक इससे ज़्यादा थी बल्कि। अब तो लोग चीख रहे हैं कि स्कूल में बच्चे भेजने के शुरू कर दिए। वो आप देखिए कि इस्लामाबाद में 12 कहूर उससे जो मुल्हिका इलाके मज़ाफ़ात हैं, वहाँ पर सरकारी स्कूलों में 2 दर्जन से ज़ायद बच्चे बेहोश हो गए। उसकी तस्वीर भी आई हैं, वीडियोज़ भी आई हैं। कोरोना की पाबंदियाँ थोड़ी नरम हुई हैं, ने आज ऐलान किया थोड़ा सा नरमी। तो फिर अब गर्मी जो है इतनी बला की, उस पर गौर करना चाहिए। इन बच्चों को इस जहन्नुम में क्यों झोंका जा रहा है मौसम की। ये सर तो पूरे मुल्क से, अगर आप सोशल मीडिया पे भी जाएं, नेशनल मीडिया पे भी जाएं, पूरे मुल्क से मुख्तलिफ इलाकों से ऐसी तस्वीर मौसूल हो रही है जिसमें बच्चे, छोटे बच्चे, कम उम्र बच्चे, वो गर्मी की ताब नहीं ला पा रहे, और शदीद गर्मी में सरकारी स्कूलों में एसी तो नहीं, और बिजली नहीं है, पंखे भी नहीं होंगे। कई बच्चों के नक्सीर फूट रही है, उनको हम जिस हाल में देख रहे हैं इस्लामाबाद में बिलखुसूस ये बात, तो बच्चों के हाल पर तो रहम खाएं, जल्दी छुट्टी कर देनी चाहिए अगर खुले भी हैं। अच्छा जी, ये लोड शेडिंग उसके जो है वो भी अचानक शुरू हो गई है, इस पर लोग कह क्या रहे हैं, पहले ये देखिए। दिल चाहा लाइट बंद कर दी, बिल तुम इतने भेज रहे हो। अब लाइट का कोई वो नहीं है, अब ये करिश्मा है, आ जाए तो आ जाए, नहीं आए तो नहीं आए। 3-3, 4-4, 5-5 घंटे के लिए यार बच्चों, मासूम बच्चों को लेके रोड पे खड़े हुए हैं। अभी भी लाइट गई हुई है, अब ये देख लो हाल क्या हो रहा है। रात को भी 3 से 4 घंटे लाइट गई हुई थी। रात को सोना होता है, बच्चे तंग होते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आती है। 1 बजे के टाइम लाइट गई है, सुबह 4 बजे तक जो है ना लाइट नहीं आई है, मेरी आंखें देख लें। वज़ीर आज़म से साड़ी दरखास्त है, मेहरबानी करे तो साढ़े हाल से रहम करे। बिजली भी नहीं आनी पई, कोई चीज नहीं है, क्या फायदा है हुकूमत ना। परसों रात भी बिजली गई 7 बजे, 10 बजे आई, फिर रात के 1 बजे गई, 3 बजे आई। ये बिजली का ड्रामा भी शुरू हो गया है। अक्सर औकात तो हफ्ते में 2 दफ़ा ऐसे होता है कि सुबह जाती है 7-8 बजे और 12-1 बजे आती है। 3-3, 4-4 घंटे घरों में लाइट नहीं होती, बच्चे सारे रो रहे होते हैं। अलीम मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया सर, इस्लामाबाद से हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। पावर डिवीजन में हो क्या रहा है, लोड शेडिंग अचानक हुई क्या, पैदावार कितनी है, तलब कितनी है, अचानक लोड शेडिंग हुई क्यों, देहाती इलाकों में भी, शहरी इलाकों में भी। आपने अवाम का रद्द अमल तो देख लिया। अली मलिक साहब, कुछ 23,000 या 24,000 के करीब जो है वो पैदावार हमारी हो सकती है, प्रोडक्शन कितनी हो रही है, अब लोड शेडिंग है कितनी, क्या वजह बनी है? देखें शामी साहब, जैसे आपने पहले यहाँ पे जामी साहब जैसे आपने अर्ज़ किया कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है गर्मी है, गर्मी वाकई बहुत शदीद है। हमें एक चीज़ ये देखनी चाहिए कि इतनी शदीद गर्मी में जो बिजली की तरसील का हमारा निज़ाम है, जिस पर बदकिस्मती से साबका दवार में इतनी तवज्जो नहीं दी गई है, वो इतनी बिजली जो है ज़रूरत के मुताबिक फ़राहम नहीं कर सकता, उसमें भी काफ़ी मसाइल का सामना होता है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि एक जो हमें बताया गया कि जी चूँकि तरबेला और मंगला से इंडेंट जो है वो काम हो गया था, तो उसे 3300 मेगावाट बिजली निकल गई है। ठीक है, उसे बिजली निकली है, लेकिन असल बात यह है कि उसमें अगर बिजली निकल रही थी, आपको पता था, क्योंकि सूबे पहले अपना इंडेंट दे देते हैं कि हमें कितना पानी चाहिए, उसके मुताबिक जो है वहाँ से पानी निकलता है और उससे हमें बिजली मिलती है। तो अगर बिजली निकलनी थी तो उस हिस्से में क्या अरेंजमेंट किए गए थे? नहीं। हमें ज़राए ने ये बताया है कि जो पावर प्लांट से उनको जो उनकी मुताबिक जो उनका फ्यूल चाहिए था वो फ्यूल नहीं दिया गया, जिसकी वजह से वो अपनी पूरी सलाहियत के मुताबिक बिजली पैदा नहीं कर रहे थे। और दूसरा जो IPPs हैं, जिनके साथ पहले टेक एंड पे वाले मुआदे होते थे, अब उनके साथ टेक एंड पे हैं। अगर आप उनको पेमेंट करेंगे तो आपको बिजली पैदा करके देंगे। तो ये चंद एक फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो बिजली की जितनी हमारी रिक्वायरमेंट थी वो हम नहीं पैदा कर सके। अभी हमारे ज़राए का ये कहना है कि तकरीबन हम 19,000 जो है हम पैदा कर रहे हैं, जबकि 24,000 मेगावाट से ज़्यादा हमें कहीं बिजली जो है हमें उसकी ज़रूरत है। चूँकि गर्मी ज़्यादा है, उसकी तलब भी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से जितनी मैनेजमेंट की जानी चाहिए थी उतनी नहीं की गई है। हमें ज़राए ने ये बताया कि इस वक्त हमारे जो थर्मल हैं,
जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो तकरीबन 3000 पैदा कर रहे हैं। IPPs हैं उनकी 20,000 मेगावाट की सलाहियत है, वो कहीं 12-13,000 मेगावाट तक बिजली पैदा कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो तरबेला और मंगला हमारे जो पन बिजली की सलाहियत है वो जो 9,000 मेगावाट है, उसमें तकरीबन 4,500-5,000 मेगावाट के करीब पैदा हो रही है। तो ये वो कुछ चीज़ें थी कि जिनको देखने की ज़रूरत थी। कम से कम जो पावर प्लांट्स थे, जो IPPs थे, जो आपको एफिशिएंट बिजली देते थे, उनको अगर आप फ्यूल देते, अभी चूँकि ज़रा ये बता रहे हैं कि अब गवर्नमेंट ने कुछ अरेंजमेंट किया है और 100 MMCFD तक गैस दे दी गई है, जिससे कुछ जनरेशन बेहतर हुई है और आने वाले दिनों में बेहतर होगी, क्योंकि सुन रहे हैं कि मौसम भी बेहतर हो रहा है। तो इस सिलसिले में अगर ये अरेंजमेंट जो अल्टरनेट थे ये अच्छे तरीके से कर लिए जाते और बर वक्त कर लिए जाते तो शायद सूरत हाल ऐसी ना होती जो कि अब मतलब जैसे हम देख रहे हैं। ठीक है, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आपका। अब ये देखिए सर ज़्यादा ठीक अलीम, यानी पैदावारी सलाहियत अगर ज़्यादा है तो फिर भी बिजली गायब है, उसका ज़िम्मा हुकूमत या फ़ारूक हबीब साहब कहते हैं जो तरसील का निज़ाम है वो मुनासिब नहीं है, उसकी अंदर कैपेसिटी नहीं है। उसको क्या ठीक किया गया है? 3 साल हो गए हैं, उसको क्या इसका इम्प्रूवमेंट हुई है? और अभी तो कहा जा रहा है कि हम कैपेसिटी से ज़्यादा बिजली पैदा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम ये भी हुआ है ना कि हमारी जो ग्रोथ है वो मुतासर हुई है ना, शरह नमू कम हुई है, बिजली की मांग कम हो गई है उसकी वजह से। ठीक, तो क्या बिजली जो हमारे सिस्टम में अवेलेबल होगी तो 35,000 मेगावाट के करीब अवेलेबल होगी, और इस वक्त जो है वो 22,000 बिजली भी आप 22 या 23,000 मेगावाट की जरूरत है जो पैदा नहीं कर पा रहे हैं। मेरी प्रोग्राम से पहले जो पावर डिवीजन के तर्जुमान है ज़फ़र याब खान साहब, उनसे बात हुई तफसील से, वो ये कहते हैं कि जी गैस की सप्लाई बढ़ाई है प्लांट्स को, साहिबाल में भी कोई सूरत हाल बेहतर हुई है, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि शॉर्टफॉल आने वाले 24 से 48 घंटों में मजीद कम हो जाएगा और 1000-1500 के आसपास रह जाएगी, जिससे हम मैनेज कर भाई शाहिद खान अब्बासी साहब ऐलान करके गए थे कि लोड शेडिंग ख़त्म हो गई, ज़ीरो लोड शेडिंग पे आ गया था मामला। तो फिर क्या मसला पैदा हुआ है कि ये तो बदनज़मी की इंतहा है ना। हमने रब्ता किए इसी सवाल जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जुल्फ़िकार अली खान साहब से, जो कि साबिक चेयरमैन वापडा रह चुके हैं, उनसे जान लेते हैं कि अचानक क्या हो गया जबकि हमने कमी बेशी पूरी कर दी थी। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जल साहब ये बताइए कि इस वक्त जो क्राइसिस पैदा हो गया है, एक तरफ तो कहा जा रहा था कि बिजली हम ज़्यादा पैदा कर दी है हमने, और दूसरी तरफ यह है कि लोड शेडिंग जो है घंटों बिजली नहीं आ रही। जी हाँ, आप कैसे देखते हैं? जी, इस वक्त हमारे मुल्क में इंस्टॉल कैपेसिटी तकरीबन 37,000 मेगावाट है, जबकि डिमांड जो है तकरीबन 24-25-26,000 मेगावाट है, और आज की जनरेशन 21,000 मेगावाट है बिजली की। ठीक, 21,000 मेगावाट इसलिए है क्योंकि जो हमारा सिस्टम है डिस्ट्रीब्यूशन का, ट्रांसमिशन और ग्रिड स्टेशन का, वो इससे ज्यादा लोड नहीं ले सकता। इसलिए इस वक्त जो क्राइसिस है प्राइस और डिमांड का क्राइसिस नहीं है, बल्कि जनरेशन कैपेसिटी की मैनेजमेंट का फेलियर है। ये बुनियादी बात जो हमें समझने की है कि इस वक्त जो जनरेशन कैपेसिटी को हम मैनेज नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारी ट्रांसमिशन लाइन और ग्रिड स्टेशन उनके अंदर पूरी डिमांड को मीट करने की अहलियत ही नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उसके अपने ग्रिड स्टेशन और उसके ट्रांसफार्मर जो है वो ओवरलोड हो चुके हैं, जिसकी वजह से लोड शेडिंग मजबूरन करना पड़ी जाएगी। तो जन साहब इसमें क्या करना चाहिए था जो नहीं हो सका? जी मैं गुजारिश करता हूँ, आखिर में बिजली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पहुंचती है उसका 15 से 25% जो है वो लाइन लॉसेज और चोरी की नजर हो जाते हैं, जो बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। 15% ज्यादा एफिशिएंट जो कंपनी है जैसे फैसलाबाद डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, और 25% जैसे कि पेशावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, वहाँ पर ये चोरी की नजर आखिर में हो जाते हैं। तो क्या करना चाहिए हमें, इसकी मैं आपके सामने गुजारिश करता हूँ। सबसे पहले तो वॉर फुटिंग पर हमें ट्रांसमिशन लाइन और ग्रिड स्टेशन इनकी फौरी तौर पर हमें मेंटेनेंस और ऑगमेंटेशन करनी पड़ेगी हमें, ताकि इनकी कैपेसिटी बढ़े और ये जो बिजली जनरेट हो रही है उसको ये ट्रांसमिट कर सकें। इसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ऑगमेंटेशन की जरूरत है, जो ट्रांसफार्मर्स और लाइनें लगी हुई 11 kV की लाइन खासतौर पे उनको फौरी तौर पर करने की जरूरत है। इसलिए जो टेक्निकल स्टाफ है उसमें बहुत ज्यादा कमी है, रिक्रूटमेंट उसकी नहीं हुई, उनको फौरी तौर पर पूरा किया जाए और उनकी रिक्रूटमेंट मेरिट पर हो, न कि रिश्वत सिफारिश पर हो, जो कि अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा इस वक्त हो रही है। जो टेक्निकल स्टाफ है उसमें इक्विपमेंट की भी कमी है, उसके इक्विपमेंट की ऑगमेंटेशन चाहिए और इक्विपमेंट की ट्रेनिंग चाहिए। इसके बाद जो कंज्यूमर कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम है वो बिल्कुल कोलैप्स हो गया है, और कंज्यूमर को पता ही नहीं कि उसको जो प्रॉब्लम है उसको किसने हल करना है। अगली बात जो मैं गुजारिश करना चाहूंगा ये
कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में चोरी पर काबू पाने के लिए हंगामी इकदाम की जरूरत है और ये चोरी महकमे की मिली भगत बगैर नहीं हो सकती। इसलिए स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेने चाहिए और स्ट्रिक्ट टेक्निकल मेजर्स। अब बड़ा सादा से एक टेक्निकल मेजर है कि एक ट्रांसफार्मर जो हमारे घरों के बाहर लगा हुआ है वो 15-20 घरों को बिजली सप्लाई करता है। उसको अगर हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर लगा दें, इलेक्ट्रॉनिक मीटर, तो महीने के आखिर में हमें पता लग जाएगा कि कितने यूनिट जो है वो यहाँ पर बिलिंग हुई और कितने यूनिट जो है यहाँ पर आए, उनका गैप जो है वो चोरी है। इसलिए फौरी तौर पर आप उसको पकड़ सकते हैं, लेकिन चाहे सोचकर कहना पड़ता है कि पिछले चंद सालों से, और इनमें ये 3 साल भी शामिल है, कितने लोगों को सजा मिली इस बिना पर कि उन्होंने बिजली चोरी को रोका या बिजली की चोरी को पकड़ा या उन्होंने बिजली चोरी नहीं पकड़ी। यानी कोई सिस्टम नहीं है जो इसको। साहब, आप तो बुनियादी जो वजूहात हैं उसका जिक्र भी कर रहे हैं और हल भी तजवीज़ कर रहे हैं, लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने ऑफिशियली जो ट्वीट किया आज इस सूरत हाल पर, वो ये कहते हैं, एक वजह तो बयान करें शदीद गर्मी की वजह से बिजली का इस्तेमाल बढ़ गया है, काफ़ी बढ़ गया, बल्कि लफ्ज़ लिखा गया। दूसरा वो कहते हैं किसी वजह से बिजली की तकसीम कर सिस्टम में लोकल फॉल्ट्स भी मामूल से ज़्यादा बढ़ गए हैं। यानी वो इस लोड शेडिंग की जिम्मेदारी इन 2 नुक्तों पर डाल रहे हैं। लोकल फॉल्ट्स क्या होते हैं सर? जी, मैं गुजारिश करता हूँ। पहली बात तो ये कि कहना कि जो डिमांड बढ़ गई, ये तो इंतहाई अफसोसनाक बात है वो ये कहे, क्योंकि हमारी कैपेसिटी 37,000 मेगावाट है। अगर डिमांड 37,000 मेगावाट से बढ़े तो हम कहेंगे डिमांड बढ़ गई। ये तो एक्सपेक्टेड होना चाहिए कि जब गर्मियों में बिजली डिमांड बढ़ेगी, और अभी तो जून का महीना तो शुरू है, जुलाई और अगस्त में तो डिमांड फर्दर बढ़ेगी, उसमें ये क्या करेंगे? एक बात ये होगी। और दूसरी बात ये, जो लोकल सिस्टम में जो फॉल्ट आ रहे हैं वो तो बेसिकली नॉन मेंटेनेंस की वजह से है। मिसाल के तौर पे अगर 11 kV की लाइन कोलैप्स कर रही है या लोकल ट्रांसफार्मर फट रहा है, वो इसलिए फट रहा है बिकॉज उसकी कैपेसिटी से ज्यादा उसके ऊपर लोड आ गया। तो दीज आर टोटली मैनेजेबल थिंग जो पहले होनी चाहिए थी। लेकिन स्ट्रक्चर लेवल के ऊपर भी मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि हाइड्रल बिजली जो है वो वापडा की जिम्मेदारी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर के नीचे आती है, जबकि थर्मल बिजली पेप्को और मिनिस्ट्री ऑफ पावर की जिम्मेदारी है। क्यों ना एक मिनिस्ट्री बनाई जाए ताकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी को यकजा किया जाए, ताकि आप किसी पूछ सकेंगे भाई क्या प्रॉब्लम है। अभी कोई प्रॉब्लम हो तो आप वापडा को पूछेंगे, पेप्को को पूछेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ पावर को पूछेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर को पूछेंगे, किसको पूछेंगे? इस तरीके से बिजली का रेगुलेटर नेपरा है, जबकि काफी मिकदार में बिजली जो है वो गैस से पैदा होती है जिसका रेगुलेटर ओगरा है। मुख्तलिफ ममालिक में जिसमें यूके शामिल है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वहाँ पे एक ही रेगुलेटर बिजली और गैस दोनों को रेगुलेट करता है। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? इस तरीके से अगर जब तक कि हम फौरी तौर पे ये स्केपगोट ना ढूंढने की ये उसने ये कर, वी शुड फाइंड आउट के कमिटमेंट एंड सीरियसनेस के साथ हमें क्या करना चाहिए, एंड दैट इज कि वी शुड गेट ऑन टू वर्क, और इसके बाहर कोई हल नहीं है। ये जवान साहब, ये जो ट्रांसमिशन, हमारी जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, इसको दुरुस्त करने के लिए कितना अरसा दरकार होगा और कितने वसाइल दरकार है? ये पहली बात तो ये कि हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम इतना बुसीदा नहीं जितना कि प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, लेकिन हमारी जो ग्रिड स्टेशन की जो कैपेसिटी है उसके में पावर ट्रांसफार्मर की कमी है, एंड दैट इज फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर प्लान बनाया जाए तो मैं समझता हूँ कि वॉर फुटिंग के ऊपर 1 से 2 साल के अंदर ट्रांसमिशन लाइन और ग्रिड स्टेशन की ऑगमेंटेशन हो सकती है। ये पहले हुई थी, ऐसे नहीं कि पहले नहीं हुई थी, लेकिन इसके लिए कमिटमेंट की जरूरत है। वो कमिटमेंट हमें नजर नहीं आती। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक लोग कहते हैं कि जनाब प्राइवेटाइजेशन करनी है इसलिए इसमें बेहतरी आ जाएगी। हमने केएससी को प्राइवेटाइज किया 2001 में, उसको कहा गया कि $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आएगी, कहा गया कि 2000 मेगावाट बिजली जनरेट करेंगे, कहा गया सारी अंडरग्राउंड कराची में बिजली हो जाएगी। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। इस दौरान में परवेज मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट भी थी, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट भी थी, नून लीग गवर्नमेंट भी थी और मौजूदा गवर्नमेंट भी है। किसी ने इसको सजा दी कराची में कि इलेक्ट्रिक में? भाई ना यहाँ पे कोई पूछने को सिस्टम है, ना कोई यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी है, इसलिए हर आदमी अपने अपने मर्जी के मुताबिक काम कर रहा है। तो मैं समझता हूँ टोटली ये मिसमैनेज सिस्टम है और इसके अंदर ये टोटली इतना अफसोस। सरकारी जो पावर प्लांट है जेनको या दीगर, वो उनकी क्या सूरत हाल होगी इस वक्त? क्या वो बंद हैं? किस वजह से बंद हैं? वो किस हद तक कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं? जहाँ तक देखिए, मैं तो टोटलिटी ऑफ सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि जब हमारे पास 37,000 मेगावाट की कैपेसिटी है तो 37,000 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है सिस्टम के अंदर। अगर उसमें एक ग्रिड स्टेशन, एक पावर हाउस बंद है, ये चल रहा है, इट रियली डजंट मैटर, वो तो टोटल सिस्टम है। वी कैन गो इनटू डिटेल और उसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि वापडा के अपने जो सिस्टम थे जनकोस के, वो किस हद तक काम कर रहे हैं या दूसरे काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम तो जनरेशन का नहीं है, प्रॉब्लम तो ट्रांसमिशन और ग्रिड स्टेशन की मैनेजमेंट का है। ये बुनियादी बात समझने की है और इसको शिफ्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम नहीं चलेगा। हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि मिसाल के तौर पे जो लोग सिस्टम को अभी जैसे बाबू नदीम साहब थे, वो जिसके बॉस थे पावर सेक्टर के, ही इज द मेन बेनिफिशियरी ऑफ एनआईपीपी। उसने यहाँ पे कौन सी रिफॉर्म करनी है? तो इसी तरीके से हम ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारी
सिस्टम के अंदर वीकनेस हैं, जिसको हम फौरी तौर पर एड्रेस करें और एक्सेप्ट करें कि हमसे खामियां हुई, हमसे गलतियां हुई, ताकि हम इसका सद्देबाब कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड जुल्फ़िकार अली खान साहब। आप साबिक चेयरमैन रह चुके हैं, वापडा के मसाइल की निशानदेही भी कर ली और हल भी तजवीज़ कर दिया। सबसे अहम बात उन्होंने जो की है कि जो सिस्टम के बोसीदा होने का रोना रोया जाता है, 1 या 2 बरस लगते हैं इसको सेट करते हुए और 37,000 तक जा सकते हैं। लेकिन 37,000 तो आपकी कैपेसिटी है। हाँ। आप कह रहे हैं, शोर मचा रहे हैं कि हम कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं आईपीपीस को। आप देखिए हमाद अजहर उनसे साहब बिजली खरीदे बगैर उनको बिजली के पैसे दे रहे हैं। हमाद अजहर साहब के पास चूंकि अब ये और लोगों को फराहम नहीं कर पा रहे, क्या जवाब दे रहे हैं सूरत और बिजली की कीमत आपने कहां से कहां कर दी। वो देखिए क्या कहते हैं हमाद अजहर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता 48 घंटे से हमें लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है और इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। इसकी एक वजह यह है कि तरबेला डैम के अंदर रूटीन मेंटेनेंस हो रही है, जो कि 3 से 4 दिनों के अंदर तरबेला डैम की तमाम 3000 मेगावाट बिजली वापस आ जाएगी। और उसके अलावा कुछ हमारे टेक्निकल आउटेजेस हुए हैं जिसकी वजह से जो बिजली का नुकसान हुआ है उसको हम दूसरे प्लांट से आज रात तक रिप्लेस कर देंगे इंशाल्लाह ताला। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा इस लोड शेडिंग की वजह कतन ये नहीं है कि कोई कैपेसिटी का इशू है। कैपेसिटी हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा है और पूरा साल रहती है, और पूरा साल हज़ारों मेगावाट ऐसे हैं जो हम नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन पुराने मुआहदों के बाइस हमें उनकी मुकम्मल रकम जो है वो किराए के तौर पे अदा करनी पड़ती है। तो ये टेक्निकल आउटेजेस हैं जो चंद रोज़ के पिछले 48 घंटे से हमारे सामने आए हैं और इस पे इंशाल्लाह ताला 1 से 2 दिन में हम काबू पाएंगे। यानी आप अदायगी कर रहे हैं, ये आप ऐलान फरमा रहे हैं, फिर लोगों को नहीं दे रहे भाई। जब आप बिजली की कीमत जो है वो इस्तेमाल किए बगैर, खरीदे बगैर कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं, तो लोगों को दें, फिर तरसील का निज़ाम बेहतर करें। ठीक, एक कमाल है यार। जनरल साहब का कहना था 1 या 2 बरस के अंदर अंदर तरसील का निज़ाम, 3 बरस होने को है ना अभी हुकूमत को। ये तो सवाल अब गवर्नमेंट के लिए क्यों नहीं किया। चलें, अगले 2 बरस में वैसे हो सकती है, यानी 2 साल अगर रह गए हैं तो उसमें अगर कर दें तो कारनामा ही होगा। एक ब्रेक नाज़रीन यहाँ आ गई है। ब्रेक के बाद ज़रा सिंध का रुख करें, क्योंकि सिंध के सीएम मुसलसल शिकवा करें वफाक से, कहते हैं 70% रेवेन्यू देते हैं, उसके हिसाब से हमें पैसे मिलते नहीं हैं। ये सूरत हाल है क्या, बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम सूबा सिंध और वफाक के मामलात पर बात कर रहे हैं। जो सिंध के वज़ीर आला को शिकायत हैं उनको भी प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं, और जो आज़ादाना तौर पर तबसरा निगार है उनसे बात भी कर रहे हैं कि मसला है क्या, हल कैसे हो सकता है। लेकिन चूँकि वज़ीर आला सिंध ये कहते हैं कि 70% रेवेन्यू हम जनरेट करते हैं, उस हिसाब से हमें तरक्याती फ़ंड में उतने पैसे नहीं दिए जाते जो बाकी सूबों को दिए जाते हैं। गो कि असद उमर साहब उसकी वजाहत भी कल कर चुके, लेकिन ये मामला है क्या, रेवेन्यू कितना जनरेट होता है, उस हिसाब से कितना सिंध को मिलता है, इस पर बात करने के लिए आज हमने ज़हमत दी है माहिर मईशत जनाब इशफाक तोला साहब को। देखिए, जो MQM वाले हैं वो कहते हैं कराची सारा पैसा जनरेट करता है, जो सिंध वाले हमारे वज़ीर आला हैं मुराद अली शाह, सिंध जनरेट करता है। वो भाई करता होगा सर, जनरेट तो करता है ना, क्योंकि वहाँ पोर्ट है, वो कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल है पाकिस्तान का। सारी कंपनियां जो मुल्क भर में काम करती हैं बड़ी बड़ी, उनके हेड ऑफिसेज वहाँ हैं। तो यानी कोई जनरेशन जो है पूरे मुल्क के रिसोर्सेज से जनरेशन होती है ना। तो जरा इस पर गुफ्तगू करते हैं तौला साहब से। जी हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब जरा ये बताइए मुझे कि बार बार ये बात कही जाती है कि सिंध जो है 70% रेवेन्यू जनरेट करता है, तो तौला साहब ज़रा इसको कोई इदात शुमार हमें देंगे कि कितना ये पोर्ट से जनरेट होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी के मद में कितना इनकम टैक्स होता है, क्या क्या तफसील है इसकी? शामी साहब थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शामी साहब एक्चुअली देखिए, कराची का जो शेयर है वो 60% जनरेशन में है, और ऑब्वियसली आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर आप देखेंगे तो पोर्ट की वजह से एक बहुत बड़ा सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स आप कम से कम जो मद में 52% आप जो कलेक्ट करते हैं वो पोर्ट पे कर लेते हैं, और बैलेंस 48% जो होता है वो आपका लोकल सेल फिनिश गुड भी जो आती है इंपोर्ट पे, उसका टैक्स हम सेल्स टैक्स हम पोर्ट पे ले लेते हैं, और इसी तरह इनकम टैक्स और कस्टम ड्यूटीज भी वहीं से आती है। बस देखिए, असल सवाल ये होता है कि कंज्यूम कहाँ पर हो रहा है। महसूलात जो हैं, टोटल जो रेवेन्यू है उसका इतना बड़ा परसेंटेज कराची से जनरेट होता है।
जी बिल्कुल 60 to 65% होता है। तो कराची पर क्या लगता है? जी देखिए, इसमें मैं आपको ये कहता हूं कि उसूलन मसला ये नहीं है कि कराची कितना जनरेट करता है या लाहौर कितना जनरेट करता है। ये सब पाकिस्तान एक है और पाकिस्तान की रेवेन्यू की किट्टी है। इसमें ये मेरा ख्याल है डिस्टिंक्शन इसलिए नहीं किया जा रहा कि मेरा ख्याल है शायद हमें नहीं भी करना चाहिए, मगर इशू दूसरा आ रहा है जो कि सिंध रेवेन्यू बोर्ड का जो हम करते हैं, सिंध सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, उसमें ऑलमोस्ट 97 to 98% कराची कलेक्ट करता है। अगर 100 अरब इंसिडेंटली 100 अरब लास्ट ईयर हुआ था, इसमें से 97 या 98 अरब कराची जनरेट करके देता है। तो ये तो कराची की जबूहाली है। और जो एक्चुअली अगर आप देखेंगे ना तो दो बहुत बड़े मामला आते हैं। एक तो आता है सक्खर हैदराबाद मोटरवे का आता है और दूसरा कराची की स्कीमों का आता है कि जो कराची के रोड देखें बिल्कुल खंडर बन के बैठ गए, कराची के और हालात देखें। तो कराची को एक पाकिस्तान का, जैसे आपने बिल्कुल सही फरमाया कि पाकिस्तान का एक फाइनेंशियल हब है, और फाइनेंशियल हब की ये जबूहाली जो है ये मेरा ख्याल है काबिल कबूल नहीं होती है। जो भी पोर्ट सिटी होते हैं वो बड़े खूबसूरत से होते हैं, दुनिया में हम जब जाते हैं तो हम देखते हैं, मगर कराची शायद उन गंदे पोर्ट सिटीज में से होगा जहां पर डेवलपमेंट के लिए हमने कुछ नहीं कहा। हम हमेशा कहते रहे इसको हम पेरिस बना देंगे, मगर हम इसको खंडरात में तब्दील कर देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कराची को रिवाइव करने के लिए या सिंध को रिवाइव करने के लिए किस चीज की जरूरत है। ठीक है, इससे पहले कि आप ये बताएं कि वे फॉरवर्ड क्या है, कैसे बेहतर किया जा सकता है, जरा सुनिए सीएम सिंध की जुबानी वो कह क्या रहे थे इस सारे मामले पे रेवेन्यू जनरेशन के हवाले से। कहते हैं कि जी वफाक के पैसे पे चौधराहट करने नहीं देंगे सिंध को, ये पैसे 70% सिंध से जा रहे हैं आपके पास। मुझे बहुत खुशी होती है जब पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में डेवलपमेंट होती है, लेकिन अगर 4 गुना उधर करते हैं तो थोड़े से हमें भी दें, 20-25% हमें भी बढ़ाएं अगर 400% उधर बढ़ाते हैं। कहते हैं ना, टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, जख्मों पे नमक छिड़कना कोई इनसे सीखे। मैंने अपने खत में लिखा और मैं रिपीट करता हूँ, ये ईस्ट इंडिया कंपनी ना बनाए, इधर नहीं बर्दाश्त करेंगे हम, वी विल रेजिस्ट। ये इस तरीके से सिंध को ट्रीट ना करें, दो पाकिस्तान ना। अशफाक साहब, पहले सीएम सिंध ने जो बात की है, जिस तरह से उन्होंने शिकवा किया, इसकी थोड़ी सी अगर आप अंडरस्टैंडिंग दें। नहीं, एक तरफ तो सीएम साहब सिंध का शिकवा कर रहे हैं जी, तो कराची जो है वो शिकवा नहीं करेगा फिर सीएम साहब से, सिंध से। मैं तो शिकवा ही कर रहा था सर आपसे। हाँ जी, सवाल ये है कि सीएम साहब जिस जगह राइट है वो भी मैं मेंशन कर देता हूं, और जिस जगह रॉन्ग है वो भी मैं मेंशन कर देता हूं। राइट वो इस जगह पे है कि अगर आप उसके बाद एक स्टेटमेंट देखेंगे ऑनरेबल प्लानिंग मिनिस्टर की तरफ से, उन्होंने कहा कि वफाक खर्च करेगी, आपको सूबाई हुकूमत के हाथ में नहीं देगी क्योंकि हमें आप पे भरोसा नहीं है। जब वफाक की 4 इकाइयां आप जब उनके दरमियान एक तजाद पैदा करेंगे, तो सिंध के चीफ मिनिस्टर ने बात सही की है कि अगर पंजाब का पैसा, फेडरल गवर्नमेंट का पैसा पंजाब में खर्च हो और पंजाब की गवर्नमेंट के डिस्क्रेशन पे हो, बलूचिस्तान का बलूचिस्तान के डिस्क्रेशन पे हो, केपी का केपी के डिस्क्रेशन पे हो, तो अलग बात हो जाएगी कि सिंध को आप कहेंगे मैं आप पे भरोसा नहीं करता। मेरा ख्याल है ये नामुनासिब सा रवैया होगा। दूसरी तरफ सिंध को ये सोचना चाहिए कि आपके हिस्से का जो आपको चीज मिले उसको आपको ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करना चाहिए। और आप अगर कराची पे पैसा नहीं लगाएंगे जुडिशियसली, तो आप पूरे मुल्क को खराब करेंगे, ना कि कराची को खराब करेंगे, अपने सूबे को खराब करेंगे। क्योंकि अगर कैपिटल या फाइनेंशियल हब आपका अगर डिस्टर्ब होगा, तो मैं समझता हूं कि आपका पूरा मुल्क डिस्टर्ब होगा और आपकी जीडीपी पे कराची का एक बहुत बड़ा असर है, वो असर आपका खत्म होता रहेगा और आपकी मुल्क पूरी जीडीपी आपकी बैठ जाएगी। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो सर बात पता है क्या है कि कराची के लिए वक्तन फवक्तन हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है और डिफरेंट स्लोगन्स लगा के चली जाती है। कोई 1300 अरब की बात करता है, कोई 160 कराची के नाम पे तो बड़े बड़े पैकेजेस का अनाउंस किया जाता है, वो कहाँ रह जाते हैं फिर? जी मैं वही कह रहा हूं, मैं उसी तरफ आ रहा था। अगर आपके चैनल की आप आर्काइव उठा के देखेंगे, कामरान खान शो में मैंने कोई आज से 1 साल कबल मैंने ये बात की थी, करीब करीब 9-10 महीने पहले कबल बात की थी कि देखिए आप कराची को एक, जैसे आपने देखा होगा कि
खैबर पख्तूनख्वा एक स्टेज पे बहुत ज्यादा टेररिज्म का शिकार हो गया था, तो हमने 1% ऑफ आवर नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड, NFC अवार्ड का 1% हमने कहा था कलेक्शन का, डिविजिबल पूल का 1% हम KPK को जाएगा। ठीक। और वही आज हाल है कराची की। तो मैंने इनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि कराची को आप कम से कम 1% स्पेशल आप अलाउंस दें, और सिंध गवर्नमेंट भी हमें SRB की जो कलेक्शन है सिंध रेवेन्यू बोर्ड की, सिंध सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज की, उसमें से 25 अरब स्पेशली दे। ये 50 अरब तो आपको सिर्फ चाहिए कराची को मेंटेन करने के लिए। अब रहा सवाल ये कि कराची पैकेज जो हम बड़ा सुनते आ रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट से भी और सिंध गवर्नमेंट से भी, और उसमें तो सिर्फ बड़े लफ्जों की हेर फेर हुई और काफी जंगो जदल हुई। आप अगर देखेंगे तो ये कहा गया कि जी कराची का जो पैकेज है वो कहता है, फेडरल गवर्नमेंट कहती है मैं स्पॉन्सर कर रही हूँ और सिंध गवर्नमेंट कहती है मैं स्पॉन्सर कर रही हूँ। बिल्कुल ठीक। और 24 घंटे में झगड़ा शुरू हो गया था। तो मैंने एक आपके प्लेटफॉर्म से मुझे ये अल्लाह ताला ने तौफीक दी कि मैं एक आपको सजेशन और एक सोल्यूशन दे दूं। जी दीजिए, वक्त खत्म हो रहा है। 1150 आपके पास टोटल था। इसमें हमने कहा कि जी बहरिया टाउन का 150 बिलियन जो सुप्रीम कोर्ट के पास पड़ा हुआ है सिंध गवर्नमेंट का, वो पहले आप बना कर दीजिए। 400 बिलियन आपका CPEC का फंड था जो रेलवे के लिए था, हमने कहा जी वो भी बना कर दीजिए, वो CPEC से आएगा। बाकी आपका 600 अरब का आपका एक पैकेज चाहिए, जो ये लड़ाई हो रही है कि सिंध गवर्नमेंट देगी कि फेडरल गवर्नमेंट देगी। मैंने इनको एक रिक्वेस्ट की थी कि स्टील मिल की जो जमीन है 17,000 एकड़, ये बिल्कुल नॉन कोर लैंड है जो स्टील मिल के ऑपरेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, और ये प्राइवेटाइजेशन कमीशन के पास पड़ी हुई है। ये यूनिट 15,000 यूनिट। थोड़ा सा वक्त भी खत्म हो रहा है, मैं चाह रहा हूँ जरा बात अब समेट लें। अनफॉर्चुनेटली वक्त खत्म हो गया क्योंकि डिबेट तो बड़ी लंबी है, बात समेटने अगर तो जी मैं कह रहा हूँ 4,000 अगर एकड़, अगर हम 4 करोड़ 1 एकड़ से 15,000 एकड़ अगर हम कर दें तो 600 अरब मिल सकता है, और 3 साल के अंदर हम पूरे कराची को टर्न अराउंड करके बेहतरीन शहर बना सकते हैं, जो कि मुल्क की बहुत शुक्रिया जनाब इशफाकुल्लाह साहब। अब मसला तो पॉलिटिकल विल का नजर आ रहा है, जो शिकवा कर रहा है ना बरादर अली शाह वफाक से, वो शिकवा कराची कर रहा है उनसे, और ये जब तक डिस्ट्रीब्यूशन सूबे जो है जिला वाइज नहीं करेंगे उस वक्त तक मसला हल नहीं होगा। नुक्ता है कि लोकल बॉडीज को पावरफुल बनाएं, वो उनको इख्तियार दें। चले एक ब्रेक सर, आगे यहाँ पर वक्त खत्म हो गया मेरे पास, एक ब्रेक। नाज़रीन इसके साथ ही आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।